नमस्ते बच्चों। तो आज हम हिंदी व्याकरण का एक नया पाठ पढ़ेंगे, समास। तो आज हम जानेंगे समास क्या होते हैं, इसके भेद, इसके उपभेद क्या होते हैं, समास विग्रह करने की प्रक्रिया क्या है। इन्हीं सभी नियमों के बारे में आज हम जानेंगे। तो हम देखते हैं समास क्या है। हम एक बार पढ़ेंगे। तो बच्चों, आपको यहाँ पे एक चित्र दिखाई दे रहा है, एक घर का चित्र, और उस घर के अंदर एक परिवार है। तो हम हम इन वाक्यों को पढ़ेंगे। हम सभी ने गृह में प्रवेश किया। हम सभी ने गृह में प्रवेश किया। दूसरा वाक्य है, हम सभी ने गृह प्रवेश किया। तो आपको इसमें से क्या समझ में आया? ये दोनों वाक्य एक ही वाक्य है, कि इन दोनों वाक्यों में एक ही वाक्य को दो तरह से लिखा गया है। आप ध्यान दीजिए। तो हम देखते हैं, पहले वाक्य में गृह में प्रवेश, आपने देखा हम सभी ने गृह में प्रवेश किया। तो गृह में प्रवेश, उसी वाक्य को दूसरे वाक्य में लिखा गया है, हम सभी ने गृह प्रवेश किया। गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश, और दूसरे वाक्य में गृह प्रवेश, उसको संक्षिप्त रूप में लिखा गया है, संक्षिप्त करके लिखा गया है, लेकिन उनके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं आया। पहले वाक्य में आपने देखा बच्चों, वहाँ पे गृह में प्रवेश, गृह में प्रवेश लिखा है, और दूसरे वाक्य में गृह प्रवेश। तो इन दोनों वाक्यों में दोनों का अर्थ एक ही है, लेकिन दूसरे वाक्य में गृह में प्रवेश को संक्षिप्त रूप में लिखा गया है, गृह प्रवेश, लेकिन उसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं आया है। ऐसे ही शब्द को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। जो संक्षिप्त रूप में, संक्षिप्त करने की विधि को समास कहते हैं। ऐसे शब्द समूह को संक्षिप्त करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। तो उसी तरह दूसरा उदाहरण देखिए बच्चों, आपको वहाँ पे दूसरा चित्र दिखाई दे रहा है, उसके नीचे क्या लिखा है देखो, यह विद्या के लिए आलय है। दूसरे वाक्य में लिखा है, यह विद्यालय है। विद्या के लिए आलय, पहले वाक्य में विद्या के लिए आलय, और दूसरे में उसको संक्षिप्त रूप में लिखा है विद्यालय, और इन दोनों का अर्थ एक ही है। उन दोनों के अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं आया है। उन दोनों को अलग अलग तरह से लिखा गया है, लेकिन उनके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं आया। तो चलो बच्चों, हम समास की परिभाषा देखते हैं। तो हमने जैसे पहले उदाहरण में देखा है कि किसी बड़ी चीज़ को छोटा करके दिखाना, संक्षिप्तीकरण करके दिखाना। संक्षिप्तीकरण का मतलब है छोटा करके दिखाना। हाँ, हमने पहले देखा है कि पहले उदाहरण में देखा था कि बड़े वाक्य को छोटा करके दिखाया है। तो समास शब्द का शाब्दिक अर्थ छोटा रूप है। तो यहाँ पे हम उसकी परिभाषा देखेंगे। परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहा जाता है। परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहा जाता है। तो हम ये भी कह सकते हैं, उसकी परिभाषा ये भी दे सकते हैं, शब्द समूह को संक्षिप्त करने की प्रक्रिया को हम समास कहते हैं। संक्षिप्तीकरण का मतलब है बच्चों, किसी बड़ी चीज़ को छोटा करके देना, छोटा करके दिखाना, किसी बड़ी चीज़ को छोटा कर देना। जैसे कि हमने पहले वाक्य में देखा था, गृह में प्रवेश, गृह प्रवेश, तो उसका संक्षिप्तीकरण वहाँ पे हुआ है। तो हमें ये परिभाषा हमें बताती है कि शब्द समूह को संक्षिप्त करने की प्रक्रिया को हम समास कहते हैं। तो अब हम देखते हैं ये समस्त पद क्या होता है। समस्त पद का अर्थ होता है समास की प्रक्रिया से बनने वाले शब्द। समास की प्रक्रिया से बनने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? समस्त पद कहते हैं।
तो यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे लिखा है समास में कम से कम 2 शब्द या पद होते हैं। शब्द, कम से कम 2 शब्द या पद होते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं समास में कितने पद होते हैं, 2 शब्द या पद होते हैं। तो उसमें पहला पद है पूर्व पद, जिसे हम पहला पद कहते हैं, उसका मतलब है पहला पद। और दूसरा है उत्तर पद। तो ये पूर्व पद और उत्तर पद के योग से बना नया शब्द क्या कहलाता है? समस्त पद कहलाता है। पूर्व पद और उत्तर पद के योग से बना एक नया शब्द जो आता है उसको क्या बोलते हैं? समस्त पद। तो उसका उदाहरण हम देखेंगे। राज जोड़ महल, राजमहल। राज हो गया पूर्व पद और महल हो गया उत्तर पद। तो राजमहल क्या हुआ? ये हो गया समस्त पद। तो आप जान गए होंगे बच्चों कि यहाँ पे अब दूसरा उदाहरण देखिए। विद्या जोड़ आलय, विद्यालय। तो विद्या यहाँ पे क्या हो गया? पूर्व पद हो गया। और आलय क्या हो गया? उत्तर पद हो गया। तो विद्यालय समस्त पद। तो बच्चों अब हम जानेंगे ये समास विग्रह क्या होता है। अब हम देखेंगे समास विग्रह। समास विग्रह समस्त पद को अलग करके लिखा जाना समास विग्रह कहलाता है। जो हमने पहले देखा था समस्त पद, राज जोड़ महल, राजमहल, उसमें राजमहल समस्त पद था। उसको जब हम अलग करके लिखेंगे वो बन गया समास विग्रह। राजमहल, तो वो समस्त पद था। अब यहाँ पे हम देखते हैं समस्त पद को अलग करके लिखा जाना समास विग्रह कहलाता है। बहुत ही सरल है ये परिभाषा। समस्त पद को अलग करके लिखा जाना समास विग्रह कहलाता है। जब हम उसको समस्त पद को अलग करते हैं, हमने देखा है पहले समस्त पद में 2 पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। तो उसको हम जब अलग करके लिखते हैं उसे क्या कहते हैं? समास विग्रह। या फिर हम कह सकते हैं समस्त पदों को फिर से अलग अलग करने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। जैसे आप उदाहरण देख सकते हो बच्चों, यहाँ पे माता पिता। माता हुआ पूर्व पद, पिता हुआ उत्तर पद। तो यहाँ पे समास विग्रह हम कैसे करेंगे? माता और पिता, हमने कैसे उनके संबंध को जोड़ा? और यहाँ पे जोड़ दिया और समास का विग्रह कर दिया, है ना। तो माता पिता, माता और पिता। पाप पुण्य, पाप और पुण्य। तो हम बहुत सारे उदाहरण देखेंगे बच्चों, ताकि आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाए। 2 या 2 से अधिक शब्द मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं, उस प्रक्रिया को समास कहते हैं। उसके बाद हमने सीखा समस्त पद। समास प्रक्रिया से बना नया शब्द समस्त पद कहलाता है। और अब हमने देखा समास विग्रह। ये समास विग्रह क्या होता है? जब समस्त पद के दोनों पद कौन कौन से? पूर्व पद और उत्तर पद, इन दोनों पदों को अलग अलग किया जाता है, तो उस प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। जब समस्त पद के दोनों पदों को अलग अलग किया जाता है तो उस प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। तो अब हम देखते हैं बच्चों समास के भेद। हम जानेंगे समास के भेद। समास के कुल कितने भेद होते हैं? समास के कुल मिलाकर 6 भेद होते हैं। तो हम देखते हैं 6 भेदों के बारे में। सबसे पहले तत्पुरुष समास, दूसरा है अव्ययी भाव समास, तीसरा द्वंद्व समास, चौथा बहुव्रीहि समास, पांचवा कर्मधारय समास और छठवां द्विगु समास। अब हम जानेंगे। अब एक बात ये भी बता दें आपको कि प्राचीन समय में कुछ विद्वानों ने द्विगु और कर्मधारय समास को तत्पुरुष समास में जोड़ दिया था, परंतु लेकिन अभी वर्तमान में कुछ विद्वानों ने उसे अलग करके कुल कितने बना दिए? 6 भेद कर दिए। तो अभी हम कितने भेद पढ़ेंगे? समास के 6 भेद पढ़ेंगे। तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास। तो सबसे पहले हम अव्ययी भाव समास देखते हैं। ये अव्ययी भाव समास क्या होते हैं? अव्ययी भाव समास, इसमें आप देखिए सबसे पहला अव्यय, कौन सा
शब्द है अव्यय। तो आप जानते ही होंगे ये अव्यय क्या है। आपने इससे पहले व्याकरण में पढ़ा होगा कि अव्यय क्या है। अव्यय क्या होता है आप सबको पता है अव्यय क्या होता है। हमने जब व्याकरण पढ़ा था तो हमने देखा था कि वहाँ पे इन व्याकरण को दो भागों में उसको डिवाइड किया है। तो उसमें पहला हमने पढ़ा था विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द जो ये क्या होते हैं विकारी शब्द वो शब्द होते हैं जिनमें बदलाव होता है। जहाँ पे हमने पढ़ा था संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, है ना। अविकारी शब्द क्या होते हैं। अविकारी शब्द होते हैं जो किसी भी परिस्थितियों में बदलाव नहीं होता। वहाँ पे किसी भी परिस्थितियों में बदलाव नहीं होता, वो होते हैं अविकारी शब्द। जैसे कि और, तथा, क्योंकि, इसलिए, ऐसे शब्दों में कभी भी किसी भी परिस्थितियों में बदलाव नहीं होता। तो अब आप जान गए होंगे कि अव्यय क्या होता है। तो इसमें हम देखेंगे अव्ययी भाव समास क्या होता है। ये अव्ययी भाव समास ये होता है जिस समास का पहला पद अव्यय होता है। अब तो आप जान गए होंगे अव्यय क्या है, और उस समास को हम क्या कहते हैं, अव्ययी भाव समास कहते हैं। जिस समास का पहला पद अव्यय होता है, ध्यान दीजिए, जिस समास का पहला पद अव्यय होता है उस समास को अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसका पूर्व पद अव्यय होता है और वही प्रधान होता है। प्रधान का मतलब वही मेन होता है ना। चीज़ों को ध्यान में रखिए, इसका अव्ययी भाव का इसका पूर्व पद अव्यय होता है और वही प्रधान होता है। उत्तर पद संज्ञा या विशेषण होता है। तो हम यहाँ पे कुछ उदाहरण देख लेते हैं बच्चों। यहाँ पे अव्यय, यहाँ पे देखिए समस्त पद, पूर्व पद, उत्तर पद और समास विग्रह अलग अलग दिया गया है। यहाँ पे सबसे पहले देखिए प्रतिदिन। इस प्रतिदिन शब्द में आपको कहाँ पे अव्यय भाव समास दिखाई दे रहा है, अव्यय दिखाई दे रहा है। इसमें अव्यय है प्रति, ये पहला है प्रति, जिसमें हमने पहले ही देख लिया था कि अव्यय वो होता है जिन शब्दों में हम परिवर्तन नहीं कर सकते, है ना, अपरिवर्तित। तो यहाँ पे अव्यय प्रति, यथा, भर, आ, ये सब शब्द क्या है, अव्यय है। प्रतिदिन, प्रति, उत्तर पद क्या है, दिन, और यहाँ पे समास विग्रह हो गया प्रत्येक दिन। तो प्रति का अर्थ क्या है, प्रत्येक, तो वहाँ पे हमने उसका अर्थ लिखा है और वो हो गया प्रत्येक दिन। यथा विधि, यथा यहाँ पे हो गया अव्यय, पूर्व पद विधि, उत्तर पद क्या हो गया, विधि। तो हम यहाँ पे समास विग्रह कैसे करेंगे, विधि के अनुसार। तो यहाँ पे यथा का अर्थ हुआ अनुसार, विधि के अनुसार। तीसरा देखते हैं भरपेट, पूर्व पद भर, उत्तर पद पेट। तो यहाँ पे समास विग्रह हो गया पेट भरकर। अब हम चौथा देखते हैं, चौथा उदाहरण देखते हैं आमरण। आमरण में आ पूर्व पद हो गया जो अव्यय है और उत्तर पद मरण, और समास विग्रह हो गया मरण तक। तो यहाँ पे आपको कुछ चीज़ों का ध्यान देना है। आप कैसे समझ सकते हो कि ये अव्यय भाव समास है। समास में जिस समास का पहला पद पूर्व पद, पहला पद या पूर्व पद अव्यय होता है वह अव्ययी भाव समास होता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि पूर्व पद अव्यय होता है और वही क्या होता है, प्रधान होता है। समस्त पद अव्यय की भांति अव्यय की तरह काम करता है। यहाँ पे समस्त पद कैसे काम करता है, अव्यय की तरह काम करता है। आपने देखा प्रतिदिन, यहाँ पे प्रति हो गया अव्यय, वो पूर्व पद है, दिन हो गया उत्तर पद, तो यहाँ पे प्रति प्रधान है ना, और अव्यय है। यथा विधि, यथा प्रधान है और वही अव्यय है, और उत्तर पद क्या हो गया, संज्ञा या विशेषण हो गया। तो यहाँ पे हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए।
अब हम एक और उदाहरण देते हैं, जैसे कि रातों रात। यहाँ पे एक और चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अगर ऐसे शब्द आ गए तो आप कैसे समझोगे कि ये अव्ययी भाव समास है। रातों रात में ये रात शब्द 2 बार आ रहे हैं, तो हम ये भी समझ सकते हैं कि एक ही शब्द को हम 2 बार इस्तेमाल करें। अगर हम एक ही शब्द को 2 बार इस्तेमाल करें तो वहाँ पे क्या हो गया, वहाँ पे पुनरावृत्ति आ गई, तो वहाँ पे पुनरावृत्ति हो गई, तो वो क्या हो गया, अव्ययी भाव समास में आ गया। उसमें रातों रात 2 बार आ गए, देखो आप, तो वहाँ पे भी अव्ययी भाव समास आ गया। और हम ये भी ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पे प्रथम पद में उपसर्ग हो तो वो भी अव्ययी भाव समास होता है। जैसे कि आमरण में आप देख सकते हो आ क्या है, उपसर्ग है, तो वहाँ पे आप ये भी ध्यान में रखिए कि प्रथम पद में अगर उपसर्ग हो तो वो भी अव्ययी भाव समास होते हैं। तो हम अगला समास देखते हैं, तत्पुरुष समास। तो इस तत्पुरुष समास में आप देख सकते हो, जैसे कि हमने पढ़ा है समस्त पद में कितने पद होते हैं, 2 पद होते हैं। तो उसी प्रकार तत्पुरुष में देखो आप, पहला पद है पूर्व पद और दूसरा पद है उत्तर पद। यहाँ पे पूर्व पद गौण होता है। जिस समस्त पद में पूर्व पद गौण और उत्तर पद प्रधान होता है, हाँ, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, तत्पुरुष समास में जिस समस्त पद में पूर्व पद गौण और उत्तर पद प्रधान होता है। हमने अव्ययी भाव समास में देखा था कि वहाँ पे पूर्व पद प्रधान है और वो अव्यय होता है। तो इसी तरह तत्पुरुष समास में यहाँ पे पूर्व पद गौण और उत्तर पद प्रधान होता है। उसी प्रकार आप कैसे जान सकते हो कि ये तत्पुरुष समास है, जिस समास में जहाँ पे जिस समस्त पद में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य होता है। पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य होता है। तीसरी चीज आप क्या ध्यान में रखोगे, दोनों पद किसी न किसी कारक चिन्ह से बंधे होते हैं। आप ध्यान में ये रखोगे, दोनों पद किसी न किसी कारक चिन्ह से बंधे होते हैं। दोनों पद किसी न किसी कारक चिन्ह से बंधे होते हैं। तो हम ये अभी उदाहरण के साथ सीखेंगे। अब हम इन तीनों को उदाहरण के साथ समझेंगे। तो देखिए, जिस समस्त पद में पूर्व पद गौण और उत्तर पद प्रधान होता है वह तत्पुरुष समास होता है। पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य होता है वह तत्पुरुष समास होता है। दोनों पद किसी न किसी कारक चिन्ह से बंधे होते हैं, वो तत्पुरुष समास होते हैं। तो देखते हैं हम उदाहरण सहित। जिस समस्त पद में पूर्व पद गौण और उत्तर पद प्रधान होता है, जैसे कि हम उदाहरण सहित समझेंगे। पाठ के लिए शाला, पाठशाला। तो यहाँ पे पाठ क्या हुआ, पूर्व पद हो गया जो गौण है, और शाला क्या हो गई, उत्तर पद हो गया जो प्रधान है। और समास का विग्रह हमने कैसे कर दिया, पाठ के लिए शाला। दूसरा देखिए, देश का वासी, देशवासी समस्त पद हो गया, जहाँ पे देश क्या हो गया, पूर्व पद हो गया जो गौण है, वासी उत्तर पद हो गया जो प्रधान है। अब हमने दूसरी बात क्या देखी थी, पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य होता है, उसे हम उदाहरण सहित समझेंगे। यहाँ पे दिया गया है कि रसोई के लिए घर, तो रसोई घर समस्त पद है ना, और वहाँ पे रसोई क्या है, क्या हो गया, वो पूर्व पद हो गया और घर उत्तर पद हो गया। तो यहाँ पे रसोई के लिए घर, तो यहाँ पे बताया गया है रसोई के लिए, ये विशेषण हो गया और घर विशेष्य है। तो पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य होता है, तो वो क्या होता है, तत्पुरुष समास। यहाँ पे आप देख सकते हो, रसोई के लिए घर, यहाँ पे रसोई के लिए विशेषण हो गया और घर विशेष्य हो गया। साथ ही इन समस्त पदों की रचना में इसमें 2 शब्दों के बीच विभक्ति भी आई है, तो हम वो भी देखेंगे। तीसरा हमारे क्या है,
तो हमने यहाँ पे तीसरी बात क्या देखी थी, दोनों पद किसी न किसी कारक चिन्हों से बंधे होते हैं। दोनों पद जो समस्त पद हैं, दोनों पद कौन कौन से हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। जब ये दोनों पद किसी न किसी कारक चिन्ह से बंध जाते हैं या बंधे होते हैं, उसे भी तत्पुरुष समास कहते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमने पहले पढ़ा अव्यय क्या होता है, उसी प्रकार आपने व्याकरण में कारक चिन्ह भी सीखे होंगे। कारक कितने प्रकार के होते हैं और कारक के चिन्ह कौन कौन से हैं, ये आपने व्याकरण में सीखा होगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जब हम इन समस्त पदों में, इस समस्त पदों की रचना में दो शब्दों के बीच विभक्ति या कारकीय चिन्हों का लोप करते हैं, लोप होता है। इन समस्त पदों की रचना में इसमें दो शब्दों के बीच विभक्ति या कारकीय चिन्हों का लोप होता है, वो क्या होते हैं, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास होते हैं। इन समस्त पदों की रचना में हमें क्या, इसमें दो शब्दों के बीच विभक्ति कारकीय चिन्ह का लोप होता है। तो वो कौन कौन से चिन्ह हैं, को, से, के लिए, का, के, की, मैं, पर, का, के द्वारा, ये सब क्या हैं, ये सब क्या हो गए, कारक चिन्ह हो गए। तो यहाँ पे बताया गया है जिस कारक की विभक्ति का लोप होता है उसे उसी तत्पुरुष के नाम से जाना जाता है। तो हमने जैसे आप पहले देखा था रसोई के लिए घर, तो वहाँ पे हमने के लिए का प्रयोग किया था, तो कारक का प्रयोग किया था। तो जब हम दोनों पदों को किसी न किसी कारक चिन्ह से बांध देते हैं, वो बन जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, तत्पुरुष समास। और हमने देखा जिस कारक की विभक्ति का लोप होता है उसे उसी तत्पुरुष के नाम से जाना जाता है। अब हम उदाहरण सहित सीखेंगे, जैसे यश प्राप्त, यश को प्राप्त, ये कौन सा तत्पुरुष है, कर्म, कर्म कारक है। इसके बीच में आप देखिए को लगा है, आप यहाँ देख सकते हो को आया है, तो वो कर्म कारक है, तो ये कहलाएगा कर्म तत्पुरुष। रेखांकित, रेखा से अंकित, ये हो गया करण तत्पुरुष। से आया है, यहाँ पे कौन सी विभक्ति आई है, कौन सा कारक आया है, से। तो इन दोनों पदों के बीच में कौन सा कारक चिन्ह आया है, करण तत्पुरुष, करण कारक, तो वो क्या कहलाएगा, करण कारक तत्पुरुष, करण तत्पुरुष कहलाएगा। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, तो यहाँ पे के लिए का प्रयोग किया गया है, कौन सी विभक्ति आई है, के लिए, तो ये हो गया संप्रदान कारक, तो हम इसे संप्रदान कारक तत्पुरुष से जानेंगे। विद्याहीन, विद्या से हीन, ये से यहाँ पे अपाधान हो गया, पहला वाला जो से था वो इस से अलग है, तो ये से, इसमें से का मतलब है अलग होना, अलग करना। विद्या से हीन, अलग, इस से का अर्थ है अलग, तो यहाँ पे अपाधान कारक हो गया। तो राजपुत्र, अगला देखेंगे, राजपुत्र, राजा का पुत्र, यहाँ पे इस राजा और पुत्र को कैसे जोड़ा गया है, उसमें किसका लोप, कौन सी विभक्ति का लोप आया है, राजा का पुत्र का, ये का संबंध कारक हो गया। पेट दर्द, पेट में दर्द, यहाँ पे में का विभक्ति चिन्ह लगा है, कारक लगा है, तो यहाँ पे अधिकरण कारक हो गया। यहाँ पे बताया गया अधिकरण में, पर, ऊपर, तो वहाँ पे हमने ऐसे बहुत सारे उदाहरण भी देखे हैं। आत्मविश्वास, आत्म पर विश्वास, ये भी अधिकरण कारक है। गृह प्रवेश, हमने पहले देखा था गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश, वो भी अधिकरण कारक तत्पुरुष हो गया। हम ये बता सकते हैं कि यह तत्पुरुष समास कारक से जुड़ा समास होता है। तो बच्चों, आप जान गए होंगे समास क्या है और समस्त पद क्या है और समास विग्रह क्या होता है, ये सब आप जान गए होंगे। और समास के कितने भेद होते हैं उसके बारे में भी आप जान गए होंगे। तो बच्चों, अगले भाग में अगले 4 भेदों के बारे में हम जानेंगे। धन्यवाद बच्चों। तो समास के अगले भाग के साथ हम फिर मिलेंगे।